मैम, आपने सुना होगा यूजीसी नेट परीक्षा के बारे में। और हम्म। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल स्पष्ट किया कि डार्क वेब के जरिए उसका जो प्रश्न पत्र था हम्म। वो लीक किया गया था। आखिर ये डार्क वेब क्या है, इसके बारे में अगर आप हमें जानकारी दें। डार्क वेब एक अनमॉनिटर्ड, अन रिकॉग्नाइज्ड, आई एम सॉरी दोबारा बोलती हूँ, रिकॉग्नाइज नहीं बोलते हैं, उसके लिए वर्ड है। डार्क वेब एक अनमॉनिटर्ड, अनरेगुलेटेड इंटरनेट का पार्ट है। और मोस्टली इंटरनेट जो है वो अनरेगुलेटेड ही है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी आप एक्सेस करते हैं गूगल के थ्रू, वो सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है इंटरनेट का, 5% मान लीजिए। और बाकी एक्चुअल इंटरनेट जो है वो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, और उसके लिए हमारे पास में रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी टूल्स नहीं है। तो वो जो है वो जी। पार्ट इंटरनेट का जो अनरेगुलेटेड है उसे डार्क वेब कहा जाता है। और क्या ये पूरी तरह से अवैध है और इसमें सिर्फ गैरकानूनी और आपराधिक गतिविधियां होती हैं डार्क वेब के जरिए? जैसा कि मैंने कहा कि ये अनरेगुलेटेड एरिया है, इसकी डेप्थ का किसी को आइडिया नहीं है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी तक इसके लिए रेगुलेशंस नहीं बनाए हैं। और जहां कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, वहां आपराधिक एक्टिविटीज जिनको आप कहते हैं अनसिविल, क्रिमिनल एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। तो काफी क्रिमिनल्स जो हैं वो डार्क वेब को इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वहां पे अथॉरिटीज का उतना दखल नहीं होता है, वहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, कुछ भी अनलॉफुल है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ आपको शब्द सुनने को मिलता है। जब भी आप टेररिज्म, ड्रग्स और इस तरह की बातों के बारे में सुनते हैं, तो उसमें डार्क वेब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अहम बात यह है कि डार्क वेब पर जो यूजीसी नेट का प्रश्न पत्र था वो पाया गया। आखिर वो वहां तक कैसे पहुंचा होगा? और सरकार की ही एक एजेंसी है जिसने गृह मंत्रालय को सूचित किया इस बारे में, और शिक्षा मंत्रालय को पता लगा, तब इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। और अभी इस मामले में जो जांच है वो आगे की जा रही है। तो ये किस तरह से डार्क वेब पर चीजों को पहुंचाया जा सकता है? क्या वहां पर इसकी खरीद फरोख्त संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। और बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने कहा, क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए इन डार्क वेब के वेरियस वेबसाइट्स को यूज करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो इसीलिए वहां पे इस तरह की एक्टिविटीज ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे लॉ मेकर्स के पास में हमारी जो अथॉरिटीज हैं उनके पास में एक्सेस नहीं है डार्क वेब का, ऐसा कहना बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे ओसिन टूल्स हैं जिनके थ्रू डार्क वेब की मॉनिटरिंग भी हो सकती है। और डार्क वेब पे जो भी पोस्ट हो रहे हैं, या फिर अगर कोई ऑफर्स हैं जो मतलब इस तरह के जैसे पिछले दिनों एक डेटा ब्रीच हुआ था बहुत बड़ा, और इस तरह से जो पेपर्स हैं जो एग्जाम के पहले लीक हो गए, तो इस तरह की चीजों को आइडेंटिफाई करना, ढूंढ के निकालना अब अथॉरिटीज के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इसके लिए आपको पता भी होगा कि काफी सारी नोडल एजेंसीज गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी है जो साइबर सिक्योरिटी के लिए फोकस्ड है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो इस तरह की चीजों पे खास तौर से ध्यान रखें। उनके पास टूल्स भी हैं, उनके पास में पावर्स भी हैं, और उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है इसको मॉनिटर करने का। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वक्त रहते वो इस तरह की इंफॉर्मेशन तक पहुंचे, उसको वहीं रोके, और उन क्रिमिनल्स तक, उन परपेट्रेटर्स तक, या उन लोगों तक पहुंचे जो इस अनलॉफुल एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहे हैं। इस तरह की एक एजेंसी I4C भी है इंडिया के अंदर, और उनके पास मतलब हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का बजट है। और हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट का वो अनपैरेलल है इस एरिया में। साइबर सिक्योरिटी की बहुत जबरदस्त टीम, पूरी आर्मी है इंडियन गवर्नमेंट के पास में, तो उनके लिए खास बड़ी बात, मुश्किल बात नहीं है इसको मॉनिटर करना और सुपरवाइज करना। एक अहम बात ये भी है कि अब इस मामले में जांच की जा रही है, तो क्या ये संभावना बनती है कि डार्क वेब पर प्रश्न पत्र कैसे पहुंचा, इसका पता लगाया जा सके? बिल्कुल, 100% पता लगाया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे टूल्स हैं जो हमारी अथॉरिटीज को, हमारे स्पेशलिस्ट को हेल्प करते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए। हाँ, कुछ लोग हैं जो डार्क वेब का यूज करते हैं अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि वो मेन इंटरनेट से छुपा हुआ है। तो इसलिए बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो अलग अलग सर्च इंजन्स को यूज करते हैं, जो अनरेगुलेटेड सर्च इंजन्स हैं उनको यूज करते हैं, और डार्क वेब पे अपनी ये पोस्ट क्रिएट करते हैं। इस तरह का मार्केट प्लेस बना दिया गया है
जहाँ पे इलीगल कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे जो चीजें हम लोग जो चीजें वो लोग खुल के हमारे इस वर्ल्ड में नहीं बेच सकते, वो वहां अंधेरे में जाके डार्क वेब के गलियारों में बेचते हैं। तो इनके लिए वो पॉसिबल भी है, लेकिन हमारी अथॉरिटीज के लिए भी पॉसिबल है उन तक पहुंचना। हमारे पास भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास भी वो बहुत अच्छे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं जो उन तक पहुंच सकते हैं। डार्क वेब के भी थ्रू अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस पर एक्शन लेना और प्रॉम्प्ट एक्शन लेना हमारे लिए, हमारी अथॉरिटीज के लिए आज की डेट में आसान होना चाहिए। एक अहम बात और ये है कि अगर किसी भी तरह से इसमें ऑफिशियल का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र है वो एनटीए के जरिए पूरा संचालन किया जाता है, यूजीसी नेट का। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इसमें जो कार्यालय है उसके अधिकारी या कर्मचारी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, ये संभावना बनती है। तो कहीं ना कहीं ये भी संभावना बनती है कि ये प्रश्न पत्र कहीं बाहर से इसको डार्क वेब पर डाला गया हो। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से इसकी कड़ियां जोड़ी जा पाएंगी? क्या ये संभावना बनती है कि जांच में जो असली गुनाहगार है वो सामने निकल कर आ पाए? ये इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। देखिए, मैं आपको इंटरनेट के बारे में एक बात बताती हूँ, और ये बात फायदे के लिए भी और नुकसान के लिए भी है। हम इंटरनेट पे जो कुछ भी करते हैं, हम एक डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करते हैं उसका। यानी कि आपने कुछ भी नेविगेट किया, कोई भी वेबसाइट ओपन करी, आप किसी भी वेबसाइट पर गए, आपने कुछ भी ओपन किया, उसको देखा। आप जानते हैं सोशल मीडिया कंपनीज इन एक्टिविटीज को ट्रेस करते हैं लगातार अपनी एडवर्टाइजिंग पर्पसेस के लिए, और बहुत आसान है ये फुटस्टेप्स को ट्रेस करना, क्योंकि डिजिटल फुटस्टेप्स जो हैं वो इरेज नहीं होते। उनको छुपाया जा सकता है लेकिन वो इरेज नहीं होते। तो उन फुटप्रिंट्स तक, जैसा कि आपने कहा, वो कड़ियां जुड़ी हुई है एक एक करके। आप जहां जहां उन क्रिमिनल्स ने एक्टिविटी करी है, उनकी पूरी एक ट्रेल है जिसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। अच्छे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए ये बहुत ही आसान है कि वो उसको ढूंढ के निकाल सके। लेकिन अब सबसे मुश्किल बात ये होगी कि जैसा आपने बोला, अगर इसमें अधिकारी ही खुद इन्वॉल्व हैं तो वो जरूर कोशिश कर सकते हैं करप्शन करने की और उन फुटस्टेप्स को दबा के रखने की या मिटाने की। लेकिन अगर ऐसी पॉसिबिलिटी ना हो, अगर उन एविडेंस के साथ में छेड़छाड़ ना की जाए, तो हमारे अथॉरिटीज के पास में वो नेसेसरी चीजें हैं उन फुटस्टेप्स को, उन कड़ियों को जोड़ने की और उस सोर्स तक पहुंचने की जहां से ये लीक हुआ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी। और इस बारे में हम आपसे और लगातार जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष जी, वो I4C के बारे में तो आपने पूछा ही नहीं। उनके अगेंस्ट बोलना है मुझको कि वो कुछ काम नहीं करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। देखिए, I4C ने ही ये सूचना जो है सरकार तक पहुंचाई थी कि यूजीसी नेट का जो पेपर है वो लीक हो गया है, और इसकी जानकारी बाद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा गुरुवार को एक प्रेस। आप म्यूट हो गए लगता सॉरी मैम, डिस्टर्ब हो गया था, थोड़ा सा कट गया था। है। हाँ, हाँ, मैं दैट्स आपसे ओके। अगर दोबारा। कवर नहीं करना चाहते तो उसको छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं। नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। हाँ। जो I4C है उसी ने सरकार को ये सूचित किया था कि यूजीसी नेट का जो पेपर है वो डार्क वेब पर है, और इसकी जानकारी बाद में जो सार्वजनिक की गई वो शिक्षा मंत्री ने अपनी प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को की। तो ये जो I4C है वो कितना प्रभावी है, और क्या उसके सूचना देने मात्र से ही सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए परीक्षा? देखिए, ये बहुत ही कमजोर पहल है I4C के बिहाफ पे। लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग। उनके पास में इतनी पावर, इतनी अथॉरिटी और इतना काम, उनको इम्पोर्टेंट काम गवर्नमेंट ने सौंपा हुआ है कि वो नजर रखें चीजों के ऊपर। उसके लिए उनको इतना
एक्सपेंसिव हेफ्टी बजट दिया हुआ है ताकि वो बेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को हायर करें। उनको जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों को एजुकेट करें इस बारे में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस के थ्रू एजुकेट करें ताकि साइबर क्राइम्स के मामले कम हो। मुझे नहीं लगता मुझे I4C के बारे में ये सब सुनने को मिलता है। उनके काम में मुझे बहुत भारी कमी नजर आती है। उनके पास में इंफॉर्मेशन चीजों के होने से पहले होनी चाहिए। ये बाद में जो इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकालना और सबको बताना कि हमें ये मिला है, ये I4C की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनकी कैपेबिलिटी है उससे कहीं कम है। मुझे ऐसा लगता है कि इस संस्था को आगे बढ़ चढ़ के और भी बहुत सारा काम करना चाहिए। आप देख ही रहे हो हमारा पूरा देश जो है वो साइबर क्राइम में डूबा हुआ है आज की डेट में, और हम लोग दबे हुए हैं उन साइबर क्राइम्स के केसेस के अंडर। इवन पुलिस डिपार्टमेंट के पास इतना प्रेशर है। ऐसे में I4C जैसी ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है वो नहीं कर रहे हैं। मैं इस बात से बहुत मुझे अफसोस होता है देख के, क्योंकि उनके पास ना तो बजट की कमी है और ना ही काबिल लोगों की। तो ये बात सच है कि इस बार उन्होंने ये चीज टाइम रहते हुए गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करी, बट आई थिंक वो इसको होने से पहले या इमीडिएटली जब वो हो रहा होता है उस वक्त एक्शन लेके इन सब चीजों को रोक भी सकते हैं, ऐसी गतिविधियों को रोक सकते हैं। ऐसी पावर्स हैं उनके पास में, तो उनको इसमें जी। और अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए।